तो देखिए बच्चों, बेसिक मैथ्स में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलेस, अलजेब्रिक फॉर्मूलेस जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10th में, तो उन फॉर्मूलेस को हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो उनकी मैंने लिस्ट बना दी। अब ये फॉर्मूले आप पहले से पढ़ते आए हैं, जानते हैं, सिर्फ मैंने लिस्ट लिखी है, तो आपको कॉपी में लिख लेना है ताकि आपको याद रहे कि ऐसे फॉर्मूलेस भी यूज हो सकते हैं ना। तो अगर ये पता रहेगा कि ऐसे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, तो कहीं पर आप फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो वहां पे आप यूज कर लेना इसको। तो जैसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 2ab को आप उधर ले जाओ तो माइनस 2ab हो जाएगा, है ना। वैसे ए माइनस बी स्क्वायर का कर लोगे, इसको उधर ले जाओगे तो आपको ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर में मिल जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में मिल गया। वैसे ही आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी, आइडेंटिटी आप जानते हैं। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब भी आप जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैसे ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इसको आप इधर ले जाओ तो ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी आ जाएगा, है ना बच्चों। फिर वैसे ही आप a माइनस बी का भी लिख सकते हो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी लिख सकते हो। और आपको लास्ट ये भी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। तो बच्चों, अब हम लोगों को इक्वेशन सीखना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने से पहले, जानते तो आप हो ही, बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने से पहले एक टर्म जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है ये हमें समझना चाहिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लें हम, तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, तो मैंने लिखा 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों, ये एक इक्वेशन है और इसमें एक वेरिएबल है और दो कांस्टेंट है 4 एंड 2, है ना बच्चों। तो आप बोल सकते हो दिस इज इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, है ना। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। एक्स जो है वो एक ही तो वेरिएबल है, और आपके पास एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है। तो अगर आप एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है, तो क्या इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यस। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो कितनी हो जाएगी बच्चों एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2/4, यानी कि -1/2, है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है। तो मैंने आपको बताया कि एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने में कामयाब रहे, है ना। वैसे हो सकता है आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो ये कैसी इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। अब इसमें x और y दो वेरिएबल हैं। अब आपको बोला गया कि x और y की वैल्यू निकालो, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, है ना। x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी, y की वैल्यू x के टर्म्स में आएगी, लेकिन एक प्योर वैल्यू नहीं आएगी। तो कभी भी दो वेरिएबल्स को एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो हमें दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगी। अगर जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन होती कि भाई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, या 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो आप देखो आपके पास दो इक्वेशन है। अब बहुत आसानी से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये तो आपको पता ही है, y कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4x, और इधर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और x की वैल्यू 3/2 आई तो आप किसी में भी रख दो। y की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स,
तो x की वैल्यू रख दो 3/2। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 1/2, है ना। तो y की वैल्यू 1/2 हो गई। यानी कि आपके पास अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो आपको कितने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगी उन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए? दो इक्वेशन चाहिए होंगी। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन। अब सोचो अगर आपके पास तीन वेरिएबल होते तो कितनी इक्वेशन चाहिए होती? तीन इक्वेशन। अगर चार वेरिएबल होते तो कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? चार इक्वेशन। तो हमेशा याद रखना, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व उतने इक्वल्स टू, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इक्वल्स टू उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन। तो आप हमेशा याद रखेंगे फिजिक्स में जब भी आप कोई फिजिक्स के फिजिकल सिचुएशन को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे कुछ वेरिएबल्स आएंगे, जैसे टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या वेलोसिटी होगा। तो जितने वेरिएबल्स आपके एक इक्वेशन में आएंगे तो आपको उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी आप उन चीजों को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो इस बात का याद रखना है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं तो आपको कोशिश ये करना है उस क्वेश्चन में कि हम उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बना पाए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना बच्चों। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद ये तो हो गया आपके लीनियर इक्वेशन थे, है ना, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ये सब लीनियर इक्वेशंस थी, क्योंकि इसमें एक्स वाई या एक्स या जेड होता तो उनकी मैक्सिमम पावर कितनी थी बच्चों, 1। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक की क्या जरूरत है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी तक हमने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशन है। अब ऐसा हो कि हमारे पास इक्वेशन 1 है, वन इक्वेशन एक है, आपके पास वन वेरिएबल है और उस एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, बट उसकी टू वैल्यूज आ जाए, टू वैल्यूज, यानी कि एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, बट उसकी वैल्यूज कितनी हो, अगर टू, तो फिर वो जो इक्वेशन होती है बच्चों वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे फिजिकली मैं आपको बताता हूं कि ऐसी इक्वेशन की कहां जरूरत पड़ती है, तो इसको आप लोग नोट करो फिर मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास वन इक्वेशन है और वन वेरिएबल है, बट उसकी टू वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज, एक ही वेरिएबल की टू वैल्यूज और एक इक्वेशन है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये रियल लाइफ में कहां पे ऐसा होता है कि आपके पास एक वेरिएबल हो और उसकी दो वैल्यूज हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन कब आती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी जब आप फिजिक्स में आगे आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस सामने आती जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि भाई एक टावर है ना, इस तरीके से एक बच्चों क्या है, एक टावर है, हम टावर मान लेते हैं आप इस तरीके से, ठीक। और इस टावर के ऊपर अपना दोस्त खड़ा हुआ है, अपना दोस्त कौन, तो चिंटू, सभी को पता है। तो अपना एक फ्रेंड चिंटू टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और इस टावर की जो हाइट है बच्चों, वो टावर की हाइट मान लो कितनी है, h, है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। अब एक दोस्त अपना चिंटू टावर के ऊपर खड़ा है और दूसरा दोस्त पिंटू वो अपना टावर के नीचे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना, ये अब ग्राउंड है टावर के पास। अब चिंटू बोलता है पिंटू को कि बॉल फेंको, तो पिंटू ने बॉल फेंक दी ऊपर, है ना। अब ये बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अब चिंटू इसको पकड़ नहीं पाया तो फिर ऊपर चली गई वो। फिर ऊपर जाकर आपको पता है कि कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी ऊपर 0 होती है और फिर वो नीचे आती है ना, 9th में आपने पढ़ा होगा। तो पिंटू ने जैसी बॉल ऊपर फेंकी ऊपर गई। अब चिंटू को कितने बार बॉल पकड़ने का मौका मिला, आप देखो। पहले तो जब ये बॉल ऊपर जा रही थी तब ये पकड़ सकता था लेकिन नहीं पकड़ पाया, मान लीजिए कैच नहीं कर पाया, तो ये बॉल और ऊपर चली गई और ऊपर चली गई और फिर नीचे आई।
तो फिर से नीचे जब वो h हाइट पे आई, मतलब चिंटू के पास आई, तब भी चिंटू ने पकड़ने की कोशिश की होगी, है ना, लेकिन नहीं पकड़ पाया तो वो नीचे आ गई। यानी कि आप सोचो कि इस चिंटू को कितने मौके मिले इस बॉल को पकड़ने के लिए। तो आप बोलोगे सर दो मौके, जब एक बार बॉल ऊपर गई थी h हाइट पर और जब एक बार बॉल नीचे आई थी, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि कितने टाइम पर इसको बॉल को पकड़ने का मौका मिला था, तो एक टाइम तो वो है जब आपका बॉल पिंटू ने फेंका और बॉल ऊपर गई, यानी कि ये टाइम T1, तब T1 पर इसको पकड़ने का मौका मिला था लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। फिर दूसरा टाइम कब मिला उसको पकड़ने का वापस से, जब ये बॉल और ऊपर गई और घूमकर वापस h हाइट पे आई नीचे, तब टाइम बढ़ गया होगा। डायरेक्ट गया था तो टाइम T1 लगा, फिर और घूमकर वापस आया तो कितना टाइम हो गया बच्चों, T2। तो T2 टाइम पर फिर से उसको मौका मिला था कि वो बॉल को पकड़ सके। अब यहां पे आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने टाइम पर चिंटू को बॉल पकड़ने का मौका मिला है, वो बॉल को पकड़ सकता था, किस समय वो बॉल को पकड़ सकता था, तो समय, टाइम, टाइम तो बेटा एक ही वेरिएबल है, टाइम दो वेरिएबल थोड़ी ना। टाइम मतलब टाइम निकालना हमें, किस किस टाइम पे वो पकड़ सकता था बॉल, तो टाइम तो एक वेरिएबल हो गया। बट इसकी कितनी वैल्यूज हैं सोचो आप, टाइम की दो वैल्यूज हो सकती है ना, एक T1 और एक T2। तो देखो टाइम एक वेरिएबल है बट फिजिकली वो दो वैल्यूज हो सकती हैं जिस पर चिंटू ये बॉल पकड़ सकता था, दो समय हो सकते थे वो, एक जाते हुए और एक आते हुए। तो आपको शायद समझ में आ रही हुई सिचुएशन कि फिजिक्स में, हमारे रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस कई बार बनती हैं जहां पर एक वेरिएबल की दो वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि चिंटू को पकड़ने के लिए जो समय है, समय एक ही वेरिएबल था, तो लेकिन वो समय की दो वैल्यूज हैं, एक बार जाते हुए भी पकड़ सकता था और एक बार वापस आते हुए पकड़ सकता था। तो फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको एक वेरिएबल होता है बट उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, दो पॉसिबल वैल्यूज। और जब ऐसा होता है कि एक इक्वेशन हो, एक वेरिएबल हो और उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो, तब आपका जो हेल्प करेगा उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, वो जो मैथमेटिक्स जो आपको हेल्प करेगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन होती है, आपका वेरिएबल भी एक होता है बट उसकी दो वैल्यूज आती है ना। ऐसा आपने 10th में पढ़ा है, 10th में आपने जब सॉल्व किया होगा तब आप जानते हो, लेकिन उस समय आप उसको मैथ्स की नजरिए से पढ़ रहे थे। अब मैं इसका आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि फिजिक्स के नजरिए से कहाँ एप्लीकेशन है, हमारे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में ऐसा कई बार होगा कि वेरिएबल एक होगा बट उसकी पॉसिबल दो वैल्यूज होंगी, और जहां जहां ऐसी सिचुएशन आएगी वहां वहां कौन सा टूल है मैथमेटिक्स का जो आपकी हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में, तो वो होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप फंडेस पहले से जानते हैं, बस हम उसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं ताकि कहीं पे यूज हो तो ये ना हो कि हमने उसको रिवाइज नहीं किया था, है ना बच्चों। तो इसको नोट करो। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज बताया कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में वो वहां कहाँ पे यूज हो सकता है और कैसे हो सकता है। ये तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है सिर्फ। ऐसी अभी आप फिजिक्स में जब हम आगे आगे पढ़ेंगे, फ्लूइड्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन बहुत जगह पे आएगी बार बार। ये एग्जाम्पल तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप इससे थोड़ा सा वाकिफ हैं, क्योंकि आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, और ये आप जानते भी हैं, ऐसा आप करते भी रहते थे, इसलिए आप एग्जाम्पल लिया है ना। बाकी अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे धीरे धीरे, जब फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो काफी जगहों पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी, है ना, उसका फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। और दूसरी चीज जो आपको सीखना है, तो कुछ प्रॉपर्टीज कभी कभी हमारे काम आ जाती हैं, वो भी आप देख लो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मैं अल्फा और इंटू बीटा करूं, मतलब दोनों जो वैल्यूज है एक्स की, अगर मैं उसका प्रोडक्ट निकालूं तो मैंने देखा कि वो प्रोडक्ट जो होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। मतलब जो आपका कांस्टेंट सी है और जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, उसका अगर आप डिवीजन करोगे और अल्फा और बीटा दो वैल्यूज का आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका सेम आंसर, मतलब सेम आंसर आता है। ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैलिड है। तो आप इस वाले को भी याद रखेंगे, जो पहला रूल है। दूसरा जो इसका वो है इक्वेशन, वो भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्या होता है कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा करें
मतलब दोनों जो वैल्यूज है उनका एडिशन करें, तो वो जो एडिशन है वो किसके बराबर आएगा, कोफिशिएंट के टर्म्स में अगर देखें तो -b/a। तो याद रखेंगे, अगर आप दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे तो c/a के बराबर आएगा, और अगर आप दोनों वैल्यूज का, दोनों सॉल्यूशंस का एडिशन करोगे तो -b/a के बराबर आता है ना। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो √b² - 4ac लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि आप देखो अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यूज में -b/2a सेम है। अल्फा और बीटा को अलग कौन कर रहा है, अलग करने वाला टर्म क्या है, जो प्लस माइनस रूट के अंदर है, मतलब b² - 4ac। क्योंकि ये अल्फा में प्लस होता है और बीटा में माइनस होता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी होती बच्चों, सेम होती, -b/2a। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज में डिफरेंस लाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेट करता है अल्फा और बीटा को, है ना। तो हमारे पास एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या है, b² - 4ac। क्योंकि यही वो टर्म है जो इन दोनों में डिफरेंस लेके आता है, अल्फा और बीटा में। अब आप एक बात सोचें कि अगर ये जो डेल्टा है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसके भी तीन केसेस हो सकते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू कैसी है बच्चों, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब वैल्यू पॉजिटिव हो, तो आपका जो अल्फा है वो इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, मतलब अल्फा और बीटा अलग अलग आएंगे। और ये जो अल्फा और बीटा अलग अलग आते हैं इनको बोलते हैं रियल रूट्स। तो यहाँ पे 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स और डिफरेंट रूट्स, 2 रियल एंड, हमें बोलना चाहिए 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स, है ना। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी और रियल होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे। लेकिन अगर वहीं पे बी में आपसे बोलूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, 0, तो अगर ये 0 हो गया बच्चों तो ये हट गया, तो अल्फा की वैल्यू भी हो गई -b/2a और बीटा की वैल्यू भी -b/2 हो गई। तो इसका मतलब जो आपका अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, और ये अभी भी रियल रूट्स हैं, बट एक ही वैल्यू है ना बच्चों। तो अभी भी ये रियल रूट्स हैं। तो आई होप आपको बात क्लियर है। उसके बाद फिर आप सी केस पे जाओगे, तो ये भी हो सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, तो फिर क्या असर पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखो। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव का रूट इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ये कैसा रूट हो जाता है, इमेजिनरी। तो अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी रूट्स। अब क्या है कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम तो रियल लाइफ पे बेस्ड चीजें पढ़ रहे हैं, तो इमेजिनरी जैसा तो कुछ है नहीं। तो हमारे फिजिक्स में ये कंडीशन कभी उपयोग में नहीं आएगी, मतलब ये कंडीशन को हमें नेग्लेक्ट करना है। अगर इस कंडीशन से कोई आंसर आता है तो वो आंसर नहीं होगा, वो आपको हटा देना है, खारिज कर देना है ना। उसको, उस आंसर को आप लोगे नहीं, क्योंकि फिजिक्स में हमारे लिए इमेजिनरी जैसी कोई चीज नहीं होती, सब रियल चीजें होती हैं, इमेजिनरी को हम नहीं मानते। हाँ, मैथ्स में भले ही आपको ये पढ़ाया जाएगा इमेजिनरी रूट्स के बारे में, आपको इसको आयोटा के नाम से पढ़ाया जाएगा, है ना, आई लिखकर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया होगा सर ने तो आपको पता भी होगा, और नहीं तो आप मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे। और बायो वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना नहीं। तो हमारे लिए दो चीजें कंडीशन उपयोगी होंगी, एक आपका जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा और एक डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा। अगर कभी किसी सवाल में ऐसा आ जाए कि आपका डी नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन में गड़बड़ की है, या फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाए, है ना। हमारे लिए फिजिक्स में दो ही कंडीशंस यूज होती हैं, ये ए और बी, तीसरी हमारे लिए यूज नहीं होगी, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि तीसरा वाला कंडीशन हमारे लिए क्यों उपयोगी नहीं है। तो इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पढ़ ली, है ना, और उसमें देख लिया कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने सीख ली। अब उनको हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें जब ये क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसी क्वेश्चन दिखाई दे तो हम उसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, x² + 3x - 28 = 0, है ना। अब देखो, ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जल्दी से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है
पहले तो हम ए बी सी लिख लो यहाँ पे, तो सॉल्यूशन के लिए हम ए बी सी लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ए की वैल्यू तो 1 हो गई। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो बी की वैल्यू 3 हो गई। और ये जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है, तो ये -28 हो गया, है ना बच्चों। अब हमें अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें पता है अल्फा और बीटा के लिए जो हमारे पास रिलेशन है वो है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac, है ना बच्चों, अपॉन 2a। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, b की वैल्यू है मतलब 3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर हो जाता है 9, है ना बच्चों। और यहाँ पे -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी, तो सी की वैल्यू -28 है, और डिवाइड बाई 2a, और a की वैल्यू 1 है, तो 1 हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यूज आएगी बच्चों, -3 प्लस माइनस रूट, अब आप इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 1 इंटू 28, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करके जब आप प्लस करोगे तो ये 121 आएगा, अपॉन 2 आएगा। और 121 का रूट जो होता है वो 11 होता है, ये भी आपको पता है, तो प्लस माइनस 11 अपॉन 2। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हम प्लस साइन लेंगे, तो -3 प्लस 11/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8/2। 8/2 क्या होता है, 4। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, 4। वैसे ही हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू के लिए बीच में माइनस साइन लगा लेंगे, तो -3 -11 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये -14/2, तो -7। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -7। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था या नॉट इक्वल टू 0 था। देखो आप यहाँ पे प्लस हो गया था ना, √121, इसलिए आपके अल्फा और बीटा की वैल्यूज कैसी आई, अलग अलग देखो आ रही हैं, एक +4 है और एक -7 है, और दोनों रियल रूट्स हैं, है ना। ये हमें बात समझ में आ गई। और आप चाहो तो यहाँ से वो भी वेरिफिकेशन कर सकते हो आप, जैसे हम अगर अल्फा इंटू बीटा करें, दोनों का प्रोडक्ट करो आप, तो अल्फा की वैल्यू है बच्चों 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, -7, है ना। अल्फा की वैल्यू +4 और बीटा की वैल्यू -7। तो आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो -28। और याद करो ये किसके बराबर होता है, -c/a प्रोडक्ट। तो देखो c की वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी +c/a होता था, माइनस नहीं, है ना। और c की वैल्यू क्या है, -28, और a की वैल्यू क्या है, तो -28/1। देखो -28 आ गया, यानी कि ये बात प्रूफ हो रही है जो हमने पहले सीखी थी। और आप इन दोनों को प्लस करके देखो, अल्फा प्लस बीटा, तो 4 -7, बीटा तो -7 है ना, तो माइनस के साथ रखेंगे, तो कितना आ गया बच्चों, -3। तो देखो ये -b/a के बराबर आ रहा होगा, b की वैल्यू है 3, तो -3/1, तो देखो -3 आ रहा है। तो ये जो मैंने आपको रिजल्ट लिखवाए थे वो वेरीफाई भी हो जाते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू, है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें अगर कोई क्वेश्चन आ गई क्वाड्रेटिक तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है और उसके कैसे आंसर निकालने हैं। ठीक।